नमस्ते यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। ये देखिए मेरे पास आज 3 एसएमपीएस है। इनको एसएमपीएस भी कहा जा सकता है, स्विच मोड पावर सप्लाई या AC टू DC एडाप्टर या PSU यानी पावर सप्लाई यूनिट। अगर ये किसी बैटरी को चार्ज करते हैं तो इनको चार्जर भी कह सकते हैं। अगर सिर्फ पावर आउटपुट करता है तो पावर सप्लाई यूनिट कहा जाता है। तो इसके बारे में ये 10 एम्पियर आउटपुट करता है, 15 वोल्ट और 10 एम्पियर। तो इसके बारे में कि एक वीडियो बना चुका हूँ मैं, और ये जो देख रहे हैं इसके ऊपर भी एक दो वीडियो बनाया है मैंने। तो ये 1.1 एम्पियर करंट आउटपुट करता है और 15 वोल्ट DC आउटपुट करता है। और ये जो है ये भी 15 वोल्ट DC आउटपुट करता है और करंट रेटिंग इसका 1.1 एम्पियर है। तो ये और ये इन दोनों के बीच में ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। और इन तीनों का जो बेसिक प्रिंसिपल है, काम करने का जो तरीका है, तीनों का सेम है। सब में वही एक AC फ्यूज रहेगा। आप तीनों में देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए AC फ्यूज है, इसमें भी AC फ्यूज है, इसमें भी ये AC फ्यूज इस तरह से लगाया हुआ है। ये आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये AC फ्यूज है। और प्रोटेक्शन कंपोनेंट के लिए MOV या NTC जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और MOV मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर लगाया जाता है। ये प्रोटेक्शन कंपोनेंट हुआ। बाद में ब्रिज रेक्टिफायर लगाया जाता है, तीनों में ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। प्रोटेक्शन के लिए MOV या NTC या दोनों लगा हुआ है। मेन फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर भी मेन फिल्टर कैपेसिटर है, और इसमें भी ये मेन फिल्टर कैपेसिटर, और इसमें भी ये वाला देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर है। तो मेन फिल्टर कैपेसिटर तक 300 350 वोल्ट आना जरूरी है। तो यहाँ तक सभी का बेसिक प्रिंसिपल सेम होता है। ब्रिज रेक्टिफायर रहेगा, प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स रहेंगे, एक बड़ा कैपेसिटर रहेगा जिसको मेन फिल्टर कैपेसिटर कहा जाता है। और उसके बाद सर्किट का डिजाइन थोड़ा चेंज होता है। जैसे कि इस वाले में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ में एक PWM IC एक अलग से था, ये पल्स जनरेट करने का काम करता है, और स्विचिंग के लिए यहाँ पर एक मॉस्फेट लगाया हुआ था। अभी इस सर्किट में मॉस्फेट उतार के रखा है मैंने, यहाँ पर एक मॉस्फेट लगाया हुआ था। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए और स्विचिंग के लिए मॉस्फेट दोनों अलग अलग से नहीं है इस सर्किट की तरह। यहाँ पर दोनों इनबिल्ट है एक ही कंपोनेंट के अंदर में। ये 7 पिन IC है, जैसे मैंने कहा था TNY266PN। इसी के अंदर में एक पावर मॉस्फेट है 700 वोल्ट का, और एक ऑसिलेटर है फ्रीक्वेंसी जनरेशन के लिए। उसी तरह से ये वाला जो है इसमें एक STR लगाया हुआ है। ये वाला देखिए, ये वाला जो दिखाई पड़ रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो आप लोग को दिखाई पड़ रहा है ये STR है। ये 4 टर्मिनल कंपोनेंट है। इसके अंदर में PWM IC है और एक पावर मॉस्फेट है। तो ये एक्चुअली सर्किट डिजाइन पर डिपेंड करता है। और इससे पहले तक का जो है मेन फिल्टर कैपेसिटर तक सारे SMPS में या पावर सप्लाई यूनिट में जो है सब कुछ एक ही तरह का रहता है। तो अभी जैसे देखिए कोई भी अगर SMPS का आउटपुट ना मिले हमें, तो सबसे पहले हमें AC को चेक करना है। सबसे पहले माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले हमें फ्यूज़ को चेक करना है, और उसके बाद कोई कंपोनेंट जला हुआ है क्या वो हमें देखना है। जैसे इस वाले में देखिए ये वाला जो IC है 7 पिन का 266PN, ये जला हुआ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए बहुत ज़्यादा जला हुआ है। ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। ये IC जो है जला हुआ है, और ये फ्यूज भी जला हुआ है। तो जो भी जला हुआ कंपोनेंट हमें दिखाई देगा, सबसे पहले उन जले हुए कंपोनेंट को हम बदल के देखेंगे। हाँ, इनको बदलने के बाद ही हमें पता चलेगा कि सर्किट किस स्थिति में है, सर्किट कहाँ तक सर्किट ओके हुआ है और कहाँ में सर्किट में फॉल्ट है। तो सबसे पहले जो जला हुआ कंपोनेंट है उन्हें हमें निकाल कर नया कंपोनेंट लगा लेना है। और कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निकालने का तरीका जैसे मैंने बताया था, खासकर IC में पहले पेस्ट लगा लेना है हमें। या IC के टर्मिनल्स हुए इस तरफ 4 और इस तरफ 3 टर्मिनल्स, पहले पेस्ट लगा लेना है। पेस्ट लगाने के बाद हीट देना है, और हीट देकर
एक छोटा सा ब्रास लेना है। ब्रास से ये जो लीड ऊपर में जो जमा होकर रखे हैं, ब्रास से उस लीड को साइड करना है। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को आसानी से, और भी तरीका होता है लेकिन मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। ब्रास के सहारे जो भी लीड है उनको साइड कर देता हूँ, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो बाहर आ जाता है। और एक तरीका होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निकालने का कि आप एक हाथ से सोल्डरिंग आयरन को पकड़ के हीट दे रहे हैं और दूसरे हाथ से, आईसी के केस में ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जैसे ट्रांजिस्टर हुआ, मॉस्फेट हुआ, या एमओवी हुआ, या एनटीसी हुआ, या कैपेसिटर हुआ, इन सब कंपोनेंट के लिए एक हाथ से आप सोल्डरिंग आयरन को पकड़ के उनके टर्मिनल में हीट दे रहे हैं और दूसरे हाथ से नीचे से उस कंपोनेंट को खींच रहे हैं, हल्का हल्का हिला रहे हैं, उस तरह से वो कंपोनेंट बाहर आ जाता है। तो हम इस जो सर्किट है एसएमपीएस है, इसमें सबसे पहले ये जो आईसी है और फ्यूज है इनको बदल के देखते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि सर्किट कहाँ तक ठीक हुआ है। ये देखिए, ये पेस्ट अप्लाई किया है सबसे पहले आईसी के ऊपर में। अब पेस्ट अप्लाई करने के बाद मैं बारी बारी से हीट दूंगा। ये एक एक टर्मिनल के ऊपर मैं बारी बारी से सबसे पहले हीट दूंगा। मैं हीट देकर जो लीड जो बरसों से जो जमा हो रखा है उसको लूज करूंगा। सबसे पहले डायरेक्ट ब्रश का इस्तेमाल नहीं करूंगा, पहले 3-3, 4-4 सेकंड तक हर एक टर्मिनल के ऊपर हीट देकर जो लीड है उसको लूज कर लूँगा पहले। अब इस तरफ के जो 3 टर्मिनल है, ये पहले वाले में मैं हीट दे रहा हूँ। अब जो 6वां और 7वां टर्मिनल है वह आपस में शॉर्ट है, आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा। ये देखिए 6वां और 7वां आपस में शॉर्ट है। ये वाला 5वां टर्मिनल है, ये पहला, दूसरा, तीसरा आपस में शॉर्ट है। ये चौथा है, ये 5वां, ये 6वां और 7वां। तो इसके ऊपर भी हीट अप्लाई करूँगा मैं सोल्डरिंग आयरन के सहारे। पेस्ट के बिना कोई भी कंपोनेंट निकालना बहुत कठिन काम है, पेस्ट तो अप्लाई करना ही है हमें। इस तरह से हीट दे लेने के बाद में अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इस तरह का एक ब्रश लेना है, हो सके तो इससे भी छोटा ब्रश लेना है हमें। ब्रश जितना छोटा होगा उतना जल्दी वो जो लीड है वो साइड हो जाएगा। अब जैसे ये पहला टर्मिनल है, इसके ऊपर में मैंने इस तरह से, आज पीसीबी होल्डर ऑफिस से लाना नहीं हुआ मेरा, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है। ये देखिए मैं हीट दे रहा हूँ। अब इस तरह से साइड करके ब्रश से इसको आयरन को साइड करूँगा। आयरन और ये ब्रश आपस में टच नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये ब्रश जल जाएगा, आयरन को साफ करते रहना पड़ेगा हमें। अब जैसे आईसी निकालने के बाद हमें नया आईसी लगाना है, तो आईसी जैसे मैंने बताया था मल्टीमीटर से चेक नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये वाला जो TNY266PN नंबर का जो आईसी है ये मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं हम। इसका सोर्स और ड्रेन पिन होता है, ये आपस में शॉर्ट नहीं आना चाहिए। मल्टीमीटर को बीप मोड में रखने से बजर साउंड, बीप साउंड नहीं आना चाहिए। तो जैसे कि 2 और 3 पिन इसका सोर्स पिन होता है, तो 2 और 3 में किसी भी एक पिन पर हम मल्टीमीटर का एक प्रोब रखें, और 5 नंबर पिन इसका ड्रेन पिन होता है। 5 नंबर में हम जब मल्टीमीटर का प्रोब रखेंगे कोई भी बीप साउंड सुनाई नहीं पड़ना चाहिए हमें। और उसी तरह से 5 और 6 सोर्स पिन होते हैं, तो 5 और 6 में भी हमें मल्टीमीटर का प्रोब रख कर दूसरा प्रोब ड्रेन में यानी 5 नंबर पिन में रख कर बीप साउंड सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, तो फिर आईसी सही है। इस तरह से आईसी को सही पता करके ही हमें सर्किट बोर्ड में इसको लगाना है। और जो ये वाला जो सर्किट था हमारा, जैसे कि ये वाला जो हमारा एसएमपीएस था, उसमें भी ये देखिए एमओबी है, मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर, ये दिखाई दे रहा होगा, ये बार्न हो रखा है।
और इसका ये जो फ्यूज है, ये वाला फ्यूज है, ये भी बीप साउंड शो नहीं कर रहा है। तो मतलब फ्यूज और एमओबी को इस सर्किट में हमें रिप्लेस करना है। एमओबी प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, अगर एमओबी नहीं है तो नहीं लगाने से भी चल जाता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सर्किट में जो भी कंपोनेंट कंपनी लगा के भेजता है उन सभी कंपोनेंटों को हमें लगाना है, तब जाकर सर्किट का जो लाइफ है वो ज़्यादा होगा। एमओबी लगाया हुआ है तो एमओबी हमें लगाना ही है। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नया कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और इस तरह के वीडियो के और नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।